हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था प्रेफरेंसेस का मीनिंग और उसके फीचर्स। अभी हम ये वीडियो में स्टडी करेंगे प्रेफरेंसर के टाइप्स कितने हैं और कौन से हैं। तो आप देख सकते हो प्रेफरेंसर के टाइप्स 8 से आपके सामने हैं, चार्ट में दिए हैं। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, convertible and non-convertible preferences, redeemable and irredeemable preferences। तो पहले हम स्टडी करेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। क्यूमुलेटिव इज ए वर्ड का मीनिंग पहले आप समझ लो। क्यूमुलेटिव यानी एक्यूमुलेट करना, एक साथ जमा करना। तो ये कौन से वर्ड से रिलेटेड है? तो हम बोल सकते हैं ये क्यूमुलेटिव वर्ड रिलेटेड है डिविडेंड से। डिविडेंड यानी प्रॉफिट। ओके, तो प्रेफरेंसर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, हमें पता है। बट किसी साल अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो वो डिविडेंड एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा हो जाएगा। वो साल में अगर डिविडेंड नहीं दिया, जिस साल कंपनी परफॉर्म करेगी, अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, उस साल वो डिविडेंड, लास्ट साल जो ईयर्स था वो ईयर्स का डिविडेंड जो नहीं दिया वो पे किया जाएगा। सो क्यूमुलेटिव ये वर्ड का मतलब बनता है कि अगर किसी साल में अगर डिविडेंड नहीं दिया कंपनी ने, तो वो डिविडेंड वैसे के वैसे एक सेपरेट अकाउंट में जमा रहेगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। और जब भी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा तो कंपनी वो डिविडेंड पेड करेगी। तो कौन से भी साल का डिविडेंड हो सकता है। ओके, सो क्यूमुलेटिव ये वर्ड का होता है मतलब एक्यूमुलेटेड होना। तो डिविडेंड एक्यूमुलेट होते जाएगा। समझो, एक साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो अनपेड डिविडेंड में जमा किया, दूसरे साल में नहीं दिया वो भी अनपेड डिविडेंड में जमा किया, तीसरे साल कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ तो तीसरे साल में कंपनी ने तीनों ईयर्स का डिविडेंड दे दिया। पहले 2 साल का जो बाकी था वो भी दे दिया और थर्ड ईयर का था वो भी दे दिया। तो हमें इससे पॉइंट क्या पता चलता है? अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे किया टाइम पे, तो कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिविडेंड जमा करके रखेगी प्रेफरेंस शेयर्स का, और तब देगी जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये टाइप जो होता है प्रेफरेंस शेयर्स का होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका प्रॉफिट डिविडेंड किसी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा होते जाएगा अगर नहीं पे किया टाइम पे। तो उसके अपोजिट दूसरे टाइप्स होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। नाम से ही हमें पता चल जाएगा क्यूमुलेटिव की ये अपोजिट है। तो क्यूमुलेटिव में डिविडेंड जमा होते जाएगा, तो नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा? डिविडेंड उनका जमा नहीं होगा किसी भी अकाउंट में। अगर किसी साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे किया तो फिर वो डिविडेंड लॉस्ट हो गया, वो प्रेफरेंसेस को डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा और तभी डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स को। अगर नहीं डिक्लेयर किया, नहीं प्रॉफिट हुआ, तो फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा। भूल जाने का डिविडेंड कि डिविडेंड मिलेगा उस साल का। तो क्यूमुलेटिव में ये बेनिफिट होता है कि नॉर्मली लास्ट ईयर्स के भी डिविडेंड मिलने के चांसेस है। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी साल का डिविडेंड नहीं पे किया तो उस साल का डिविडेंड लॉस्ट हो गया, ऐसे समझने का। तो 2 टाइप्स हो गए, डिविडेंड बेसिस पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। अभी आगे देखते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। तो ये भी डिविडेंड रिलेटेड ही पॉइंट है। अगर कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर्स का भी डिविडेंड दे दिया, फिर भी कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट अभी भी बचा है, तो उसे सरप्लस प्रॉफिट बोलते हैं। सबका डिविडेंड देने के बाद, इक्विटी शेयर्स का भी डिविडेंड देने के बाद अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा तो उसे सरप्लस प्रॉफिट बोलते हैं। ऐसे सरप्लस प्रॉफिट पे राइट मांगने का जो हक है उसका, ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब बचे हुए प्रॉफिट पे भी वो राइट दिखाते हैं, हक जताते हैं, वो होंगे प्रेफरेंस शेयर्स। तो सरप्लस प्रॉफिट जो है वो मांगने का अधिकार जो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा। ओके, और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या? जिनको ये राइट नहीं रहेगा, क्लियर किया रहेगा प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि उनको ये राइट नहीं मिलेगा, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। एक बार उनका डिविडेंड दे दिया तो कंपनी के किसी भी सरप्लस प्रॉफिट में नहीं कुछ भी मांग सकते। ठीक है, सो ये हो गए पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। अभी कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल यानी क्या? तो कन्वर्टेबल यानी कन्वर्ट होना। तो प्रेफरेंस शेयर्स सर्टेन टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का उनको राइट मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर
इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। तो ऐसा राइट्स उन्हें मिलता है तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स बन जाएंगे। ओके, सर्टेन टाइम के बाद उनका कन्वर्जन इक्विटी शेयर्स में हो सकता है। तो नॉन कन्वर्टेबल बराबर उसके अपोजिट होंगे, ऐसे शेयर्स जो कन्वर्ट नहीं होंगे इक्विटी शेयर्स में, तो वो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। ओके, सिंपल है। और अभी लास्ट दो टाइप्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल ये वर्ड में रिडीम ये वर्ड पहले आप कॉन्सेंट्रेट करो। रिडीम यानी पेड बैक। तो प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा जो भी लिया है 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए रहेगा, उसके बाद वो पैसा वापिस पेड करना पड़ता है रिटर्न पब्लिक को। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका पैसा वापिस करना है सर्टेन टाइम के बाद, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बन जाएंगे। फिक्स पीरियड के बाद उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। ओके, सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे और उनका पैसा जो है डिविजिबल प्रॉफिट से दिया जाएगा या फिर फ्रेश इशू नए शेयर्स मार्केट में लाए जाएंगे, उससे जो पैसा मिलेगा वो पैसा यूज किया जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स करने के लिए। ओके, सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या? प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापिस पेड बैक करना है। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होगा? तो ऐसे शेयर्स जिनका पैसा कभी भी वापिस नहीं होगा, ऐसे शेयर्स जिनका पैसा, जिनका कैपिटल कभी भी वापिस नहीं होगा। सो प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू किए जाएंगे तो उनके वो लाइफ टाइम के लिए रहेंगे, जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं वैसे ही रहेंगे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बट एज पर कंपनी लॉ सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 बेसिस पे कहा गया है कि कोई भी कंपनी इस तरह के शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। उनको अधिकार नहीं है कंपनी को इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लाने का। अगर प्रेफरेंस शेयर्स लाए तो रिडीमेबल ही होंगे। ओके, तो ये कितने टाइप्स हो गए? यहाँ पे 8 टाइप्स हो गए प्रेफरेंस शेयर्स के। ओके, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, और अभी लास्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और एक छोटा कंसेप्ट हमें यहाँ पे लेना है जो है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग ये पॉइंट है ऐसा जो प्रॉफिट दर्शाता है कंपनी का। अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या प्रॉफिट का करती है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन अर्निंग्स। इट विल बी वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। अगर कंपनी को हाई प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा प्रॉफिट हुआ है किसी साल, तो कंपनी वो प्रॉफिट पूरा का पूरा पब्लिक में डिविडेंड के तौर पे नहीं देती। कुछ प्रॉफिट पहले से ही बाजू में रख दिया जाता है एज ए प्रोविजन के तौर पे, और कुछ प्रॉफिट जो है पब्लिक में दिया जाएगा, ओनर्स को दिया जाएगा। तो जो प्रॉफिट एज अ पार्ट बाजू में रख दिया जाता है वो होगा हमारे लिए रिजर्व। अ प्रूडेंट कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द इंटायर प्रॉफिट अर्न अमंग शेयर होल्डर्स। सो जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो अच्छी कंपनी अगर रहेगी तो पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में नहीं बांटेगी। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। सो रिजर्व फंड के तौर पे कुछ अमाउंट प्रॉफिट का बाजू में रख दिया जाएगा। समझो 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी 5 करोड़ पब्लिक में बांटेगी, 5 करोड़ जो है बाजू में रख दिया जाएगा। पब्लिक में बांटेगी मतलब जो ओनर्स है उनको दिया जाएगा। शेयर होल्डर्स ही ओनर होते हैं, पब्लिक होते हैं, जो ओनर्स को दिया जाएगा। तो ओनर्स को समझो 5 करोड़ दे दिया तो 5 करोड़ बचेगा, कंपनी अपने पास रिजर्व्स के तौर पर रखेगी। ये जस्ट एग्जांपल ले लिया मैंने। तो ये हो गया रिटेन अर्निंग। अगर कंपनी करती है कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट बाजू में रिजर्व की तौर पे निकाल के रखती है, रिजर्व फंड करके रखती है, तो वो हो गया रिटेन अर्निंग कंपनी का। द सम टोटल ऑफ रिटेन अर्निंग गेट्स एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स। अगर ऐसा कंपनी ने हर साल, हर ईयर किया है तो फिर बहुत ढेर सारा प्रॉफिट जो है जमा होते जाएगा रिटेन अर्निंग्स में। दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो कंपनी में री इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके, तो डिविडेंड करने से अच्छा वो वापिस कंपनी में री इन्वेस्ट किया जाएगा। जो री इन्वेस्ट करने की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड द यूटिलाइजेशन बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स। जो भी प्रोसेस होगी ये प्रॉफिट्स वापिस री इन्वेस्ट करने की कंपनी में, तो उसे रिटेन अर्निंग्स हम बोल सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, part of net profit which is not distributed to shareholder as a dividend is retained by company in the form of reserve fund। तो सिंपल वर्ड में वापिस वही बताया है। अगर कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है तो जो पार्ट शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाएगा डिविडेंड के तौर पे, वो कंपनी अपने पास रिजर्व फंड में जमा करके रखेगी।
कंपनी कन्वर्ट इट इज रिजर्व इनटू बोनस शेयर कैपिटल और कैपिटलाइज इज प्रॉफिट। तो कंपनी क्या करती है, ये सारा प्रॉफिट जो है वो उसे कन्वर्ट करती है बोनस शेयर कैपिटल में। मतलब बोनस शेयर्स मतलब फ्री शेयर्स। डिविडेंड देने से अच्छा कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स पब्लिक को देती है, और बोनस शेयर्स यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी पब्लिक से, शेयर होल्डर से पैसा नहीं लिया जाएगा ऐसे शेयर्स का। मैं ऐसे शेयर्स का पैसा आएगा कहाँ से, तो कंपनी वो अपने ही प्रॉफिट से एडजस्ट करती है, मतलब प्रॉफिट कैपिटल में कन्वर्ट करती है और वो पैसा वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। तो कंपनी यहाँ पे लॉस नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए होगा, बट वो पैसा कंपनी उनके ही प्रॉफिट से अरेंज करती है। तो जो प्रॉफिट जो रिजर्व फंड में है वही प्रॉफिट ये बोनस शेयर्स कैपिटल या फिर कैपिटलाइज प्रॉफिट्स करने के लिए यूज होगा। दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इज नॉन एज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट या सेल्फ फाइनेंसिंग। इसे क्या कहते हैं, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग। मतलब अपना ही कंपनी का ही प्रॉफिट कंपनी नॉर्मल यूज नहीं कर सकती बिजनेस में। तो प्रॉफिट बिजनेस में अगर यूज करना है तो बोनस शेयर्स की वे से नॉर्मल फ्लो में लाना पड़ेगा उसे, तो कंपनी वो प्रॉफिट यूज कर सकती है। तो ये यही कन्वर्जन जो प्रोसेस है वही है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो पहले से ही शेयर होल्डर्स है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर्स दिए जाएंगे आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग्स। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल, और फिर रिटेन अर्निंग का परमानेंट शेयर कैपिटल में कन्वर्जन होता है बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है रिटेन अर्निंग लॉन्ग टर्म कैपिटल में। इट इज सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। एक सिंपल मेथड है और चीपेस्ट मेथड है फाइनेंस रेज करने की। इट इज़ यूज बाय एस्टेब्लिश कंपनीज। अच्छी अच्छी कंपनी जो होती है, एस्टेब्लिश कंपनी होती है, वो इसी तरह का वेज यूज करती है। इट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, और ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये रिटेन अर्निंग कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बन सकती है आपके लिए रिटेन अर्निंग, तो फोकस कीजिए ये क्वेश्चन पे रिटेन अर्निंग्स के। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।